हेलो बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्लास 9 10 की क्लास लगातार चल रहा है। क्लास अगर आपको हिंदी का नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कोई भी सब्जेक्ट का अगर क्लास करना है तो आप लोग यहाँ पे आइए, अपने हिसाब से उसको अर्जित करिए और खूब ढेर सारे आगे बढ़िए। हम लोग की ये शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 का लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकेंड अपलोड हो चुका होगा और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहला 2 मिनट हम लोग रिकैप कर लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े। तो उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण का लाभ और उसका हानि। तो रासायनिक समीकरण का लाभ क्या क्या था कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता चल जा रहा था, तो यौगिक के बारे में पता चल जा रहा था, कौन सा अणु के रूप में है कौन सा परमाणु के रूप में है ये भी पता चल जा रहा था। उसके बाद और कुछ बहुत सारा हानि भी हम लोग को पता चल रहा था, जैसे उसका भौतिक अवस्था नहीं पता चल पा रहा था, वो उसका सांद्रता नहीं पता चल पा रहा था, उसका प्रकृति नहीं पता चल पा रहा था और उसका टेम्परेचर और उसका गति और ये सब समय हम लोगों को नहीं पता चल पा रहा था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, तो RHS बराबर LHS होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को संतुलित कर करके पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित कर देते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग पिछला लेक्चर देख चुके हैं तो अगर आप लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस वाले चैप्टर से रासायनिक समीकरण संतुलित करना पूछता है। जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए आज हम लोग को देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड करना या फिर संयोजित करना नाम ही है, हम लोग रटेंगे नहीं, उसके नाम से ही परिभाषा बनाया हूं मैं और उसके नाम से ही आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, कंबाइंड करना, कॉम्बिनेशन मतलब भी वही होता है। तो क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक मतलब होता है रिएक्टेंट और उत्पाद मतलब होता है प्रोडक्ट। तो देखिए, जब भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या फिर अभिकारक आपस में जुड़कर किसी एकल यानी एक तो प्रोडक्ट बना दे रहा है, वही क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना दे रहा है वही संयोजन अभिक्रिया है। ये देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के बना देगा जल। ठीक है, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी एकल उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है वही क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। वही क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ये देखिए, जैसे कि आप लोग मान सकते हैं कि Hg प्लस O इक्वल टू Hg, तो ये सब संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या हो सकता है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो सकता है, मतलब वियोजन मतलब होता है टूटना। जब कोई अभिकारक टूटकर या फिर वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, वो है वियोजन अभिक्रिया। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे क्या लिखा है ये देख लेते हैं। क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखिए, यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना दे रहा है। अगर आप लोग को अभिकारक और उत्पाद में कंफ्यूजन है तो आप लोग पहला और दूसरा लेक्चर देख के तभी यहाँ पे आइए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना दे रहा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बना दे रहा है वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या है, जब एकल अभिकारक विभाजित होकर, विभाजित मतलब होता है जैसे कि एक कोई चीज है ये विभाजित हुआ यानी टूट के दो या दो से अधिक चीज का निर्माण कर दिया, यही क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकारक विभाजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है वही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जब विभाजित होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन बना देगा, यही है वियोजन अभिक्रिया। जब जल टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर देगा, और जब मरकरी ऑक्साइड जो है कि उष्मा देने पर अगर ये टूट गया, ठीक है, जब ये टूटेगा तो Hg और O का फॉर्मेशन कर देगा। तो जब एकल अभिकारक टूटकर या फिर विभाजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, यही क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकारक वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कंबाइन नहीं कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, विभक्त हो रहा है, टूट रहा है, वही क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और जलीय वियोजन। सबसे पहले हम लोग इसको फटाफट लिख लेंगे। एग्जाम्पल आप लोग को यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे उष्मा की वजह से, जो वियोजन प्रकाश की वजह से हो, जैसे AgCl2
ये टूट जाएगा, प्रकाश डालोगे Ag+Cl में, और उष्मा की वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये टूट जाएगा, Ca+H2O लगभग। उसके बाद विद्युत अपघटन, ये वाटर है, पानी टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब ये सब एक एक तो हम लिखेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, उसके बाद इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इस दोनों को लिख लेते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए जरूर और बताइए कि आप लोगों को अगर इस अभिक्रिया में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन और ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन अभी हम लिख दे रहे हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए एक बार तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये अभी हम बताएंगे बाद में, और सब नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो फिर चलिए देखते हैं हम लोग, आप और लिख चुके हो गए। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वियोजन अभिक्रिया का प्रकार, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि उसमें, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से हो सकता है, यानी वियोजन जो है बहुत प्रकार से हो सकता है। उसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग के सिलेबस में है कि ऊष्मीय अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन क्या है, प्रकाशीय अपघटन क्या है और विद्युत अपघटन क्या है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या लिखा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन उष्मा के कारण हो रहा है। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये वियोजन तो हो रहा है, देखिए एकल अभिकारक से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद तो बन जा रहा है, वियोजन हो रहा है, लेकिन वियोजन किसके कारण हो रहा है, तो उष्मा के कारण हो रहा है। यानी ऐसा वियोजन जिसको पूरा होने के लिए उष्मा का आवश्यकता होता है वो उष्मीय वियोजन या फिर उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए CaCO3 टूटा, CaO और CO2 का निर्माण हो गया, लेकिन किसके वजह से हुआ, उष्मा के वजह से हुआ। यहाँ पर भी देखिए 2FeSO4 ये भी टूट गया, ये एक में था। अब FeO3 अलग हो गया, SO2 और SO3 अलग अलग हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी टूटा, लेकिन ये भी किसके वजह से टूटा, उष्मा की वजह से, इसलिए ये भी उष्मीय वियोजन कहलाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रकाश अपघटन अभिक्रिया या फिर फोटोलिसिस। फोटोलिसिस क्या हो रहा है, यानी लाइट की वजह से, जहां पर भी फोटो का बात हो रहा है यानी लाइट का बात हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, तो वैसे ही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन तो हो रहा है भैया, यहाँ पे टूट ही रहा है, लेकिन किसके वजह से टूट रहा है, तो वो प्रकाश है। किसके वजह से टूट रहा है, तो वो फोटो है, वो लाइट है। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन प्रकाश के कारण होता है वो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ये देखिए एक में था और टूटकर वियोजित होकर अलग अलग हो गया, लेकिन ये वियोजन किसके कारण हो गया, तो प्रकाश के कारण हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन या फिर विद्युत वियोजन एक ही चीज है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब यहाँ पर भी देखिए ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखा है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत के कारण होता है, जिसमें वियोजन विद्युत के कारण होता है। ये दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत के कारण होता है, जिसमें वियोजन विद्युत के कारण होता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए ये एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे रहा है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे रहा है, वही वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर वियोजन किसके वजह से हो रहा है, तो विद्युत की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। जहां डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जहां डिकम्पोजिशन फोटो की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है, उसको फोटोलिसिस कहते हैं। जहां डिकम्पोजिशन थर्मल यानी उष्मा की वजह से होता है, हीट की वजह से होता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है कमेंट करो, हम आपको बताएंगे, गलती है उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा, पसंद लगा तो दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ये भी चैनल आपका प्यार पा सके। चलिए अब इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, विकृत गणिता और संक्षारण। चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि जो विस्थापन अभिक्रिया है और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा गेट बंद कर देते हैं। अब देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसका नाम ही, इसके नाम से ही परिभाषा बना दो। नाम ही क्या है, विस्थापन, और नाम ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कक्षा 9 में फिजिक्स में, कक्षा 6, 7, 8 में फिजिक्स में, या फिर विस्थापन आप लोग पढ़े जरूर होंगे। विस्थापन और दूरी में अंतर भी देखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस किसमें देखे होंगे, डिस्टेंस में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, वो उसका स्थान ग्रहण कर
लेता है, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, वो उसका स्थान ग्रहण कर देता है, वह क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर कैसे है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो यहाँ पे देखो ना भैया, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम है, ठीक है, क्या है? सोडियम है। तो ये कैसे विस्थापन कर रहा है? ये विस्थापन कैसे कर रहा है? तो अभी देखोगे कि विस्थापन कैसे कर रहा है। जो सोडियम है वो अधिक क्रियाशील पदार्थ है, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तीसरा पार्ट तुम लोग पढ़ोगे सक्रियता श्रेणी, तो उसमें पढ़ाया जाएगा धातु धातु वाले में सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो उसमें देखोगे कि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण कर लिया। देखो सोडियम का स्थान यहाँ पर था, लेकिन हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया। और ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यही यहाँ पे भी दिख रहा है, और भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? नाम ही है, विस्थापन समझ में आ गया। तो द्वि मतलब होता है डबल यानी दो, जहां विस्थापन दो बार हो रहा है। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जहां विस्थापन दो बार हो, जहां विस्थापन दो बार हो, या उत्पाद का निर्माण आयन के आदान प्रदान से हो, आयन के आदान प्रदान से हो, वह अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे BaCl है, यहाँ NaSO4 है। जो यहाँ पर विस्थापन एक बार हुआ, ये NaCl के साथ आ गया, BaSO4 के साथ आ गया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, दो बार विस्थापन हुआ और इसका उत्पाद ये बन गया। यानी यहाँ पर विस्थापन दो बार हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देख रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इसका नाम, इसका देखो नाम में पकड़ो और नम्मा पकड़ के तोड़ दो। नम्मा पकड़ लो, ऊष्माक्षेपी यानी छेप दे रहा है अपना दोस्त किसी दूसरे के ऊपर, छेप देना। और इग्जो, इग्जो मतलब हो रहा है एक्सक्रीशन, मतलब भी होता है निकाल देना, इग्जो मतलब भी निकाल देना। इंडो, इग्जो मतलब बाहर और इंडो मतलब अंदर की तरफ, इग्जो मतलब बाहर और इंडो मतलब अंदर की तरफ, और ऊष्माक्षेपी मतलब भी छेप देना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के, जिसमें क्या उत्पाद, अगर उत्पाद क्या होता है ये मत पूछ देना, ये गलती से भी मत पूछ देना कि उत्पाद क्या होता है, नहीं कैमरा के बाहर घुस के तोड़ लेंगे। उत्पाद क्या होता है ये जानने के लिए पहले वीडियो में जाओ। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, वो ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सो, एक्सो मतलब बाहर निकाल रहा है, किसको बाहर निकाल रहा है? उष्मा को, हीट को, ठीक है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, इंडो मतलब अंदर की तरफ, क्या क्या अंदर की तरफ लेना, थर्मल यानी उष्मा हीट को। जब उष्माशोषी अभिक्रिया यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने के लिए उष्मा सोख रहा है, यानी उष्मा का आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता हो, वो क्या कहलाता है? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में कोई भी नहीं दिक्कत होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कुछ ना कुछ तुम लोग में दिक्कत नहीं होगा, मेरे में हो सकता है। तो चलिए एक बार कोई दिक्कत हुआ तो पूछ लेना। अब देखिए जहां पर ये देखो, ये जो है मरकरी ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है? इसके साथ साथ उष्मा भी निकल रहा है, मतलब निकल नहीं रहा है, इसको उष्मा का आवश्यकता है, इसको क्या है? उष्मा का आवश्यकता है, तब ये मरकरी और ऑक्सीजन अलग कर देगा। यानी मरकरी ऑक्साइड को जब उष्मा दोगे तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये ऐसा रिएक्शन जिसमें इसको पूरा होने के लिए उष्मा का आवश्यकता होता है, उसको हम लोग उष्माशोषी या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट बच्चों, इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोग देख लिए। अब देखिए ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। नाम क्या है? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सी का करण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सी एडिशन, ऑक्सी एडिशन तोड़ दो, ऑक्सी एडिशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सी एडिशन ऐड हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है,
ऑक्सीकरण या फिर उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का हाथ होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ये जो रासायनिक ऐसा कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीकरण है, ये सब ऑक्सीडेशन है क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ रहा है। अब देखिए अपचयन क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हाथ तथा हाइड्रोजन का योग हो। ठीक उपचयन का उल्टा ही अपचयन है, ऑक्सीडेशन का उल्टा ही रिडक्शन है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन Cu O एक ही में था, कॉपर ऑक्साइड ये अलग अलग हो गया, Cu अलग हो गया और O इसमें से निकल गया। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े वो कहलाता है क्या, अपचयन या फिर रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो, जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये देखिए CuO प्लस H, ये क्या होगा Cu प्लस H2O का निर्माण कर देगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन निकलता है वो अपचयन कहलाता है, तो यहाँ अपचयन हो रहा है, और नीचे ऑक्सीजन जोड़ रहा है यानी ये उपचयन हो रहा है, और जहाँ अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर तीनों में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। और अब विक्रियजन्यता और संक्षारण बचा हुआ है, जिसको पूरा करके आपका चैप्टर कर देंगे खत्म। तो चलिए अभी फिर देखते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे संक्षारण और विक्रियजन्यता। आप लोगों को उस राइटिंग में परिवर्तन अवश्य दिख रहा होगा, क्योंकि इसको लिख दिए हैं हेमंत सर, क्योंकि मेरा पैर दर्द कर रहा था। तो अब देखेंगे हम लोग इसको और बिना लेट के चैप्टर को कर देंगे खत्म। देखिए थोड़ा एनर्जी आ चुका है। अब देखिए संक्षारण मतलब कोरिजन और विक्रियजन्यता मतलब रेंसिडिटी क्या होता है ये दोनों। तो जब भी देखो कोई भी लोहा हुआ बाहर रखा रहता है तो पानी वानी बरसता है तो उसके ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे मूर्छा लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। वही प्रक्रिया संक्षारण या फिर कोरिजन कहलाता है। तो देखिए क्या लिखा है, जब कोई धातु, तो लोहा क्या है भैया, धातु है, अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, वायु जिसमें नमी हो, ऐसा वायु जिसमें नमी हो, अम्ल या आर्द्रता, अम्ल जब पानी बरसता है तो ऊपर एसिड उपस्थित ही है और वो जब नीचे आके क्या करेगा, लोहा से क्रिया करेगा। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है। तब क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं या फिर कोरिजन कहते हैं। अब उसके बाद देखिए विक्रियजन्यता क्या है या फिर रेंसिडिटी क्या है। तो जब भी कुछ खाने वाला आप लोग खाते होंगे तो एक चीज ध्यान रखते होंगे कि कभी कभी वो उसमें से बदबू निकलने लगता है। क्यों बदबू निकलने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और वो खाने योग्य नहीं रहता है, उसमें से कुछ गंध आने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगता है और उसका कलर वलर चेंज हो जाता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, विक्रियजन्यता या फिर रेंसिडिटी कहलाता है। देखिए क्या लिखा है, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला उपचयित हो जाता है। उपचयित मतलब होना यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। उपचयित का मतलब यही होता है, ऑक्सीकरण भी इसको बोल सकते हैं। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब उपचयित हो जाता है यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब ये विक्रियजन्य हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है, विक्रियजनित हो जाता है, तथा इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। उसके गंध में भी यानी जो स्मेल आ रहा है उसमें भी, और टेस्ट स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, चेंज आ जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, विक्रियजन्यता कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, विक्रियजन्यता कहलाती है। उम्मीद है बच्चों के संक्षारण और विक्रियजन्यता तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख के पढ़ सकते हैं। अब हम लोग संक्षारण और विक्रियजन्यता होने से वस्तु को कैसे बचा सकते हैं। तो मूर्छा लगने से लोहे को कैसे बचाया जा सकता है, साफ बात है कि उसको या तो उसको पेंट करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, या फिर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं साइकिल की चैन को बचाने के लिए, या फिर हम लोग उस पर जिंक का परत चढ़ा के संक्षारण से हम लोग उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब कोई दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोई जो वस्तु होता है, जो धातु होता है, वो ऑक्सीजन के साथ, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ धातु क्रिया करता है और ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है और संक्षारण से बच जाता है, यानी ऑक्साइड का परत भी चढ़ा के हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। और विक्रियजन्यता से कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि कोई भी खाने वाला चीज है उसको पैकेट में पैक कर दो, उसमें नाइट्रोजन या फिर अलग अलग प्रकार का गैस आता है उसको फिल कर दो,
उसको बॉईल कर दो, उबाल दो, उसको फ्रिज में रख दो। ये सब प्रक्रिया करके हम लोग किसी भी वस्तु को रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता से बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को संक्षारण और विकृत गंधिता समझ में आया होगा। तो आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों, और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगला हम कौन सा शुरू करें, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। और तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हर हर महादेव, राधे राधे।